हेलो डियर। तो आप सभी के लिए ये दूसरा एमसीक्यू का वीडियो आ चुका है। आपको पता है डेली शाम के 6 बजे वीडियो डलता है, जिसमें आपका बिहार स्टाफ नर्स 11,389 पद और साथ में सीएचओ का 4500 पद जो निकली है, उसके लिए मैं एक करा रहा हूँ मिक्स क्वेश्चन। आपको पता है सीएचओ में 20 क्वेश्चन होंगे जो 40 नंबर के रहेंगे नर्सिंग से, ठीक है। बाकी स्टाफ नर्स में टोटल के टोटल ही नर्सिंग से रहने वाला है, समझ गए। चलिए, एकदम अच्छा क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन, हर एक तरह के क्वेश्चन मिलेगा नंबर 1 चैनल यूट्यूब पर, जहाँ पे आपको सुबह थ्योरी शाम में जो है एमसीक्यू मिल रहा है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब की नहीं तो आपको आगे भी नहीं होगा, इसलिए पढ़ना शुरू कीजिए ताकि आप लोग अपना जीवन बेहतर कर सके। ओके, चलिए आज यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी दवा प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया की रोकथाम के लिए दी जाती है। एनीमिया के रोकथाम के लिए कौन सी दवा जो है प्रेगनेंसी के समय दी जाती है। आप लोग को पता हो, पैरासीटामोल, आयरन, फॉलिक एसिड, एंटीबायोटिक, मैग्नीशियम सल्फेट। माय डियर, आपको पता है पैरासीटामोल यह जो है दर्द बुखार को कम करता है, ठीक है। एंटीबायोटिक यह संक्रमण को रोकता है, ठीक है। और मैग्नीशियम सल्फेट जो है आपको पता है कि यह जो है प्रेगनेंसी के दौरान ही जो है दिया जाता है। लेकिन एनीमिया के रोकथाम के लिए आयरन, फॉलिक एसिड दी जाती है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। आगे है क्वेश्चन, निम्न में से एड्स के लक्षणों में शामिल नहीं है, ठीक है। एड्स के लक्षणों में शामिल नहीं है कौन? 1 माह से अधिक समय तक डायरिया रहना, नाइट स्वीट यानी रात में पसीना आना, वेट गेन यानी अत्यधिक वजन प्राप्त करना, स्पेग्नोमेनोमिली, ठीक है। तो माय डियर, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो एड्स होता है ना, तो एड्स में वेट गेन नहीं होता है, वेट लॉस होता है, समझ लीजिए, वेट्स लॉस होता है। और जो एस्पिलिन होता है, एस्पिलिन बढ़ जाता है, इसी को एस्पिलिनोमेगली कहते हैं। रात्र में जो है आपको बहुत पसीना आता है एड्स होने पर, और 1 माह से अधिक तक जो है आपको डायरिया के लक्षण रहते हैं। तो ये सब आपको रहते हैं, लेकिन वेट गेन वाला गलत है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। आगे है, देख लीजिए, निम्न में से रूबेला के प्रिवेंशन से संबंधित वैक्सीन कौन सी है। रूबेला, रूबेला जो होता है इसके रोकथाम के लिए कौन सा जो है वैक्सीन इसमें है, हमें ये बताना है, समझ गए। तो माय डियर, इसका राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। रूबेला के लिए आईपीवी तो हो गया, पोलियो के लिए पेंटावायलेंट है जिस 5 बीमारियों से बचाता है, डीपीटी जिसमें डीपीटी के है, और एमएमआर आपको पता होगा, मम्प्स, मिजल्स, रूबेला, समझ गए। तो रूबेला के लिए एमएमआर ऑप्शन डी राइट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग, इंडिया किस ईयर में पोलियो फ्री जो है डिक्लेयर किया गया था, समझ गए। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछता है, कैसे जो है बड़ा जो है लिख देगा, कहेगा पोलियो फ्री जो है इंडिया में डिक्लेयर किया गया किस सन में जो है भारत को पोलियो मुक्त जो है घोषित किया गया, ऐसे करके लिख देता है एग्जाम में, समझ रहे हैं। तो देखिए 2012, 2013, 2014, 2015, तो इंडिया को पोलियो फ्री जो है घोषित किया गया वो अपन ऑप्शन नंबर जो है सी 2014, ठीक है। आगे यहाँ पे बढ़ रहे हैं हम लोग, HIV संक्रमण निम्नलिखित में से किस तरीके से हो सकता है, मतलब जो HIV होता है वह किस तरीके से जो है संक्रमण फैल सकता है। मल मुख के द्वारा, ड्रॉपलेट के द्वारा, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा, पैथोजन के घाव में प्रवेश द्वारा। तो माय डियर, आपको मैं बता दूं, ये जो फीकल ओरल रूट है, इससे आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वाला बीमारी ज़्यादातर होता है, समझ गए। जैसे आपका पोलियो हो गया, जैसे आपका जो है हेपेटाइटिस हो गया, ये सब इससे होता है, समझ गए। बिंदु संक्रमण से जैसे इनहेल वाला बीमारी होता है, जैसे आपका हो गया टीबी हो गया, समझ गए। टीबी प्रमुख होता है ड्रॉपलेट संक्रमण के लिए, समझ लीजिए। और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से HIV सबसे ज़्यादा जो है खतरा होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन बनाने से, समझ गए। और ये जो पैथोजन के घाव में प्रवेश करेगा तो यह टिटनस करता है, ठीक है, टिटनस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, HIV संक्रमण के मामले में जो है निम्न में से इन्फेक्टियस मटेरियल है, मतलब संक्रमित पदार्थ कौन है। रोगी के नाक तथा गले से सिक्रेशन, रोगी का मल, रोगी का रक्त और वीर्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, तो जब HIV होता है तो आप लोग देखते होइएगा कि लोग बोलता है कि सैलून में जाओ, सैलून में जाओ, तो वहाँ पे ध्यान से
अलग अलग ब्लेड चेंज करके करो। क्यों? क्योंकि ब्लेड लगा रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे किसी व्यक्ति के घाव हो, फुंसी हो, तो उस पर लगने से कट जाता है, ब्लड उसमें लग जाएगा, और उसी से अगर किसी दूसरे को बनाएगा तो जो है संपर्क में आने से होने की संभावना होता है। समझ रहे हैं? तो जो रोगी के रक्त होता है, खासकर ज़्यादा रक्त, और जो वीर्य होता है, वीर्य जो होता है, अब मान के इंटरकोर्स बनाएगा, रिलेशन बना रहा है, तो जो स्पर्म जो सीमेन होता है उसका तो आदान प्रदान होना ही है। अगर अनप्रोटेक्टेड तरीके से अगर कोई रिलेशन बनाएगा तो रिलेशन में तो ये जो सीमेन होता है इसका ट्रांसमिशन एक से दूसरे में होना ही है, तो इससे जो है यह HIV होता है। तो ब्लड और सीमेन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है मटेरियल। ओके, नेक्स्ट है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस के इलाज की अवधि कितने हैं? MDRT के इलाज की अवधि कितनी होती है? मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, मल्टी ड्रग मतलब इसमें अनेक प्रकार के दवाई चलता है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस को रोकने के लिए। इसकी अवधि कितनी होती है? कम से कम 6 से 8 माह, ठीक है, कम से कम 12 माह, कम से कम 20 से 24 माह, कम से कम 24 से 27 माह। क्या होता है इसको आपको जो है यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कम से कम 24 से 27 माह, ठीक है। अब 24 से 27 माह कैसे? तो 18 माह और इसमें 6 से 9 जो होता है, इसको अगर 24 और इससे जोड़िएगा तो ये 27, 24 से 27, ठीक है। सिफिलिस क्या है? माय डियर, सिफिलिस के बारे में पूछ रहा है कि सिफिलिस जो है क्या, ये बताइए। तो सिफिलिस बैक्टीरियल बोर्न STD है, वायरस बोर्न STD है, फंगस बोर्न STD है, एंड प्रोटोजोआ बोर्नी STD है, ठीक है। STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सिफिलिस एक बैक्टीरियल जो है बोर्नी STD रोग है। ओके, जैसे HIV के बारे में पूछेगा तो HIV एक वायरस वाला है, ठीक है, वायरस बोर्न डिजीज है, समझ गए। उसी प्रकार से सिफिलिस आपके बैक्टीरियल बोर्न डिजीज है। निम्न में से हाइपरटेंशन की रोकथाम का उपाय नहीं है, यानी उच्च रक्तचाप के रोकथाम का उपाय नहीं है। इनमें से कौन उपाय नहीं है जिससे हम रोकथाम नहीं कर सकते हैं हाइपरटेंशन का? डेली रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, लो साल्ट लो फैट कर सकते हैं रोकथाम इससे, अवॉइड ऑफ स्मोकिंग कर सकते हैं, साल्ट रिच डाइट यानी अत्यधिक नमक वाला अगर भोजन करते हैं तो इससे आप रोकथाम नहीं होगा, इससे बढ़ेगा ही। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे है मनिया से क्या समझते हैं? मैनिया, देखिए मैनिया सभी मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैनिया कहने का मतलब होता है जो यह एक मानसिक रोग है जिसे उन्माद बोलते हैं, ठीक है। साइकेट्रिक एंड साइकोलॉजी में पढ़िएगा तो पता चलेगा। मैनिया एक रोग है, साइकोलॉजिकल रोग है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक रोग है। अवसाद, चिंता, बेकार का डर और उन्माद, ठीक है। तो मैनिया को हम लोग उन्माद बोलते हैं। अब जिसको भी उन्माद होता है ना, तो उन्माद अगर किसी व्यक्ति को होता है तो यह एक अलग ही रोग होता है, ठीक है। इसमें व्यक्ति अपने आप हंसने लगता है, बहुत बोलेगा, बहुत कहावत कहेगा, इसमें ग्रेंडियोसिटी पाई जाती है, यानी अपने आप में जो है महानता, व्यक्ति को लगता है सबसे बड़ा हम ही है, सबसे बड़ा ज्ञानी हम ही है, ठीक है ना। बहुत बातचीत कहावत में जो है उसको मन लगेगा, अपने आप हंसने लगेगा, अपने आप रोने भी लगेगा, समझ गए। 2-2 दिन तक खाना भी नहीं खाएगा, कोई मतलब नहीं है इसको। तो उन्माद यही होता है, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। किस ब्लड लीड लेवल पर, लीड मतलब शीशा, ठीक है ना, यानी किस ब्लड लीड पर लीड पॉइजनिंग के क्लिनिकल सिम्टम्स उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब ब्लड में जो शीशा का लेवल होता है, लीड का जो लेवल होता है, कितने लेवल तक जाता है तो वह जो है लीड पॉइजनिंग, यानी ब्लड में लीड पॉइजनिंग का सिम्टम्स लक्षण दिखने लगता है, ठीक है। कितने पर हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, जब ब्लड लेवल 10 माइक्रोग्राम प्रति DL से अधिक हो जाए, जब ब्लड लीड लेवल 20 माइक्रोग्राम प्रति DL से अधिक हो जाए, जब ब्लड लीड लेवल 70 माइक्रोग्राम प्रति DL से अधिक हो, जब ब्लड लीड लेवल 100 माइक्रोग्राम प्रति DL से अधिक हो, DL मतलब डेसीलीटर, ठीक है। तो देखिए, जब मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जब ब्लड में लीड का लेवल 70 माइक्रोग्राम प्रति DL से अधिक हो जाता है तो लीड पॉइजनिंग को ये दर्शाता है, समझ गए। आगे है 12 जीरियाट्रिक नर्सिंग से क्या समझते हैं? आप लोग पढ़े होंगे जीरियाट्रिक नर्सिंग। जीरियाट्रिक नर्सिंग होता है जिसमें वृद्ध व्यक्तियों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या का देखभाल किया जाता है, ठीक है।
ओल्ड वुमेन को प्रदान की जाने वाली नर्सिंग केयर, ओल्ड पर्सन को प्रदान की जाने वाली नर्सिंग देखभाल, एक महिला को डिलीवरी के दौरान प्रदान की जाने वाली नर्सिंग केयर, नॉन ऑफ द एबोव। तो ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन सी गलत, ठीक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से साइकोएक्टिव सबस्टांस यूज डिसऑर्डर का कॉजेटिव फैक्टर क्या है। कहने का मतलब है साइकोएक्टिव मतलब ऐसा जो मादक पदार्थ होता है उसके अगर यूज करते हैं तो उसका डिसऑर्डर कौन सा होता है, उसका कारण क्या बनता है। कोमॉर्बिड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पुअर इम्पल्स कंट्रोल, चिल्ड्हुड ट्रॉमा एंड ऑल ऑफ द एबव। क्या इसका राइट आंसर होगा। तो माय डियर मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि अगर कोई साइकोएक्टिव सबस्टांस का यूज कर रहा है या यूज करेगा तो उसके अंदर जो डिसऑर्डर होगा वह कोमॉर्बिड पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, पुअर इम्पल्स कंट्रोल हो सकता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, ये तीनों हो सकता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे बढ़ता हूँ। 14 है, ईसीटी में यूज किया जाता है। ईसीटी में किसका यूज किया जाता है आपको पता होगा, इलेक्ट्रो कन्वल्सन थेरेपी। इलेक्ट्रो कन्वल्सन थेरेपी होता है ईसीटी का फुल फॉर्म। यह एक डिवाइस होता है जो मानसिक रोगियों को जो है झटका करंट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग, रेडिएशन का, साइकोट्रोपिक ड्रग का, होल ब्लड का। तो ईसीटी में इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। ईसीटी के दौरान इलेक्ट्रोड कहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। माय डियर ये ईसीटी है, इससे जो है निकलता है, ठीक है, वायर इलेक्ट्रोड निकलता है और दो इलेक्ट्रोड निकलता है जो कहाँ पे लगाया जाता है, टेम्पोरल रीजन पर, स्टर्नम के ऊपर, बट्टा के ऊपर, चेस्ट के ऊपर। तो ईसीटी का जो इलेक्ट्रोड होता है यह टेम्पोरल रीजन पे यानी ब्रेन के साइड से जो आपका टेम्पोरल रीजन होता है वहाँ पे सेट किया जाता है। आगे बढ़ता हूँ। 16 है, निम्न में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है। समझ रहे हैं, जन्म के समय कौन सी वैक्सीन दी जाती है, देख लीजिए कौन सा, देख लीजिए, बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी, बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस सी, बीसीजी, ओपीवी, पेंटावायलेंट। माय डियर बीसीजी तो दिया जाता है लेकिन एक है, गलत हो जाएगा। बीसीजी, ओपीवी, पेंटावायलेंट गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है अपना ए सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। व्यक्ति द्वारा खाए जाने वाले निम्न खाद्य पदार्थों में कैल्शियम का गुड सोर्स क्या है। यह देख लीजिए, यहाँ पे डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है और यह आपको पूछेगा एग्जाम में, स्पष्ट सिलेबस में दिया है। तो व्यक्ति द्वारा खाए जाने वाले निम्न खाद्य पदार्थों में कैल्शियम का गुड सोर्स, कर्ड, दही, खोआ, पनीर, उपरोक्त में से सभी। तो माय डियर राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी, समझ गए, जो है निम्न खाद्य पदार्थों में कैल्शियम का गुड सोर्स आपको तीनों में मिलेगा। सबसे ज़्यादा अगर कहता तो वो बातें अलग होता, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। 18 नंबर की क्वेश्चन है, घेंघा नामक बीमारी किस पदार्थ की कमी से होता है, यानी किस न्यूट्रिशन के कम होने से घेंघा ग्वाइटर रोग होता है। समझ गए, आयोडीन, विटामिन सी, कैल्शियम, थायमिन। माय डियर आयोडीन की कमी से ग्वाइटर, विटामिन सी के कारण से आपको स्कर्वी रोग होता है, कैल्शियम सूखा रोग, हड्डी का रोग, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हो सकता है और ये आपको ध्यान में रखना है। आगे मैं बढ़ता हूँ। 19 है, निम्न में से कौन सी बीमारी कमी से हो जाती है। देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी वयस्कों में विटामिन डी की कमी से हो जाती है। तो विटामिन डी की कमी से अभी बताए हैं, एनीमिया, रिकेट्स, इनफर्टिलिटी, ऑस्टोमेलेसिया। तो माय डियर राइट आंसर क्या होगा, हमसे वयस्क में पूछ रहा है तो वयस्क में ऑस्टोमेलेसिया हो जाएगा। अगर बच्चों में पूछता तो रिकेट्स होता जिसे सूखा रोग कहते हैं, ठीक है। विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी होता है, याद रखिएगा। और एनीमिया जो है आपको पता है किसके कमी से होता है, ठीक है। आगे है, निम्न फूड सबस्टांस में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो आपको बहुत दिनों से आप लोग ये सब पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन सी का गुड सोर्स कौन सा है, सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है विटामिन सी का, ठीक है। तो माय डियर मैं यही बता रहा हूँ कि विटामिन सी का अच्छा सोर्स सोयाबीन की दाल, फिश लिवर ऑयल, आंवला, चने की दाल। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो आपका विटामिन सी है यह गुड सोर्स है आंवला का, ठीक है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे पदार्थ में आंवला जो है महत्वपूर्ण होता है विटामिन सी के लिए। आगे बढ़ा जाए। 21 नंबर है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण कौन सा है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ग्लूकोज,
एल्बुमिन, ठीक है, लेसिथिन्स और एस्कॉर्बिकम। कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण पूछ रहा है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण। तो माय डियर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कार्बोहाइड्रेट का। आगे है 22 है, एनीमा लगाने हेतु पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम एनीमा लगाते हैं, एनीमा क्यों लगाते हैं, दवाई देना हो, बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो, किसी को कब्ज हो, तो इन सब से बचने के लिए जो है क्या, एनीमा जो है न्यूट्रिशन देने के लिए, पोषण देने के लिए भी जो है यूज किया जाता है। तो एनीमा का उपयोग मरीज में कौन से पोजीशन में देते हैं, ठीक है ना, सुपाइन, लेफ्ट लेटरल, फाउलर्स, राइट लेटरल। तो माय डियर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है कौन सा होगा, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। एनीमा देने में व्यक्ति को लेफ्ट साइड घुमा देते हैं और चप जो है एनीमा देते हैं। आगे है 23, नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होता है। नॉर्मल पल्स प्रेशर जो है कितना होता है, ए पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 120 से 40 mm ऑफ एच जी, उसके बाद है आपका 80 से 90 mm ऑफ एच जी, सी है 30 से 50 mm ऑफ एच जी, डी है 10 से 20 mm ऑफ एच जी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब ये कैसे निकालते हैं पल्स प्रेशर, तो देखिए 120 है, ठीक है, 120 है और 80 है, तो इन दोनों में आप जो है माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 40 होगा, ठीक है। तो यही पल्स प्रेशर 30 से 50 mm ऑफ एच जी होता है। 24 में बढ़ता हूँ, क्रोन डिजीज के पाए जाने की संभावना किस बॉडी पार्ट में सर्वाधिक रहती है, क्रोन डिजीज, ठीक है। तो क्रोन डिजीज जो होने की सबसे ज़्यादा जो संभावना होती है किस बॉडी पार्ट में होती है, हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है ना। टर्मिनल इलियम, सिगमोइड कोलोन, एसोफेगस और ब्रोंकियोल्स। देखिए क्रोन डिजीज तो यह आपके जो है आंत का रोग है, लेकिन यह किस बॉडी पार्ट में, तो टर्मिनल इलियम जो है इसका राइट आंसर होगा, टर्मिनल इलियम, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ 25 है, एपिस्टैक्सिस के ट्रीटमेंट के संबंध में सही वाक्य नहीं है, यानी इनमें 4 में से सही वाक्य नहीं है जो एपिस्टैक्सिस के लिए है, बताना है कौन सही नहीं है। देखिए यदि ब्लीडिंग की अग्रभाग से हो तो इसे पिंच कर 5 से 10 मिनट तक प्रेशर अप्लाई करते हैं, ये तो सही है, ब्लड रोकने के लिए पिंच करेंगे। रोगी को सीटिंग पोजीशन प्रदान कर सिर को पीछे की ओर जो है टाइट कर देते हैं। नजल कंजस्टेट का उपयोग करते हैं। यदि ब्लीडिंग पोस्टेरियर पार्ट से हो तो पोस्टेरियर नेजल पैकिंग करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। देखिए जब भी नाक से ब्लीडिंग हो तो उसे पिंच करके प्रेस करते हैं, सही है। जब भी ब्लीडिंग हो तो नजल को हम लोग डिकंजेस्टेड करते हैं। जब भी ब्लीडिंग हो जिस भाग से उसे हम लोग पैक कर देते हैं, बात सही है। लेकिन रोगी को कभी भी बैठकर उसके सिर को पीछे की तरफ करने के लिए नहीं कहते हैं, वरना जो भी ब्लड बाहर आ रहा है बाहर वाला ब्लड भी अंदर चला जाएगा, वो दिक्कत करेगा। तो ऑप्शन बी गलत है, ठीक है। आगे है 26 है, कोविड-19 बीमारी एक कारक है, किसका कारक है, बैक्टीरिया का क्या कारक है, नहीं गलत, ठीक है। वायरस का कारक है, फंगस का कारक है, प्रोटोजोआ का कारक है। तो सब लोग जाना कि कोविड-19 एक वायरस जनित बीमारी था, समझ गए। 27 है, निम्न में से श्वसन से संबंधी असमान स्थिति नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है श्वसन से जुड़ी हुई बीमारी नहीं है, कौन, डिस्पोनिया, डिस्निया, ठीक है, टेकीपेनिया, ब्रेडीपेनिया, एनूरिया। देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ, डिस्पोनिया यह आपका जो है श्वसन से जुड़ी हुई, श्वसन में कष्ट को डिस्पोनिया बोलते हैं। टेकीपेनिया होता है श्वसन तेज होना, श्वसन मंद होना ब्रेडीपेनिया बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ई होगा, ई यहाँ भी ई होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन एनूरिया जो होता है यह यूरिन में अब्सेंस को एनूरिया बोलते हैं, तो ये तो अलग है, तो डी अपना सही होगा। 28 है, देख लीजिए, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से क्या समझते हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से क्या समझते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे, इंटेस्टाइन में मौजूद खाद्य पदार्थों की आगे की ओर होने वाली गति में बाधा उत्पन्न होना है, ठीक है, क्या ये होगा, नहीं गलत। गुदा मलाशय क्षेत्र में डिलेटेड तथा टॉर्टोअस वेरिकोस वेन की जो है उपस्थिति, गलत। इंटेस्टाइन का एब्डोमिनल वाल से होते हुए अम्बिलिकस के पास से बाहर निकल जाना, गलत, ठीक है। स्टोमेक तथा डिवडिनम की म्यूकोसा में होने वाले अल्सर का निर्माण, ठीक है। देखिए इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। इंटेस्टाइन में मौजूद जो भी खाद्य पदार्थ है जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन होगा, रुकावट होगा,
तो आगे की तरफ जो भी पदार्थ है वह जाने में बाधा उत्पन्न होगा, रुकावट आएगा। इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है आंत में रुकावट, आंत में बाधा आना। और जैसे ही इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन होता है किसी को, तो भोजन जो है आंत में आगे की तरफ जाना में मुश्किल होने लगता है। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। आगे है 29 नंबर है, निम्न में से बेड सोर का सबसे कॉमन कॉज कौन सा है? प्रेशर है, मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, डिस्पोनिया है। तो सबसे मोस्ट कॉमन कारण बेड सोर का कुछ होता है तो वो प्रेशर होता है। मॉइस्चर से भी होता है बट प्रेशर सबसे कॉमन कारण है, ऑप्शन ए। 30 है, यहाँ पे देख सकते हैं वयस्कों में ईयर पेन सबसे सामान्य कारण है। वयस्कों में ईयर पेन होने का सबसे सामान्य कारण क्या है? ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस इंटरना, मस्टोइडाइटिस। माय डियर, आपको पता होगा ओटाइटिस एक्सटर्ना सबसे सामान्य कारण होता है। आगे बढ़ता हूँ, 31 है, निम्न में से पेरिटोनियल डायलिसिस का कंट्रा इंडेक्शन नहीं है। देखिए डायलिसिस जो है दो तरह के होता है, ठीक है, पता होना चाहिए। एक हीमोडायलिसिस होता है और एक पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। आज के समय में सबसे चर्चित जो डायलिसिस है वह अपना हेमोडायलिसिस है, ठीक है। पेरिटोनियल डायलिसिस लोग उतना नहीं करते हैं, ठीक है। तो कहता है इसका कंट्रा इंडेक्शन यानी इसमें जो है अनिर्देश नहीं है। कौन? पेरिटोनाइटिस किसमें जो है ये अनिर्देश नहीं है। एब्डोमिनल एडोन्स, रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी, इंड स्टेज रीनल डिजीज, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये कोई कंट्रा इंडेक्शन नहीं है, ठीक है ना। इंड स्टेज रीनल डिजीज एक कोई कंट्रा इंडेक्शन नहीं है। बाकी पेरिटोनाइटिस हुआ है तो उसमें यह अनिर्देश होगा नहीं करने का। एब्डोमिनल एडहेसेंस है तो इसमें भी जो है अनिर्देश होगा नहीं करने के लिए। और कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है तो उस कंडीशन में भी जो है पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं की जाएगी। समझ रहे हैं? नेक्स्ट है, एक एस्फेक्सिया रोगी को दिया जाने वाला प्राथमिक उपचार। एस्फेक्सिया क्या होता है? श्वसन घुट, श्वास घुट, ठीक है ना। श्वसन का घुट होना मतलब सांस का घुटना, यही ना कहते हैं। कम जो श्वास होता है, श्वसन कष्ट जिसको बोलते हैं। तो एस्फेक्सिया रोगी को आप फर्स्ट एड क्या देंगे? गर्दन के आसपास के कपड़ों को ढीला कर देंगे, सही बात है। एयरवे, वायु मार्ग को खुला करने के लिए रोगी को ललाट को थोड़ा पीछे की ओर तथा टुड्डी को थोड़ा नीचे की ओर घुमाना, सही बात है। मुख से मुख विधि द्वारा श्वसन देना, ये भी जो है आपका सही बात है। यानी उपरोक्त सभी, किसी को अगर आपको श्वसन का कष्ट हो रहा हो, सांस लेने में दिक्कत हो रहा हो, तो इनमें से सभी तरीके आप अपना सकते हैं जिससे मरीज का श्वसन कष्ट थोड़ा सा कम हो सके। 33 है, खुले घाव की प्रारंभिक देखभाल में शामिल है। यानी ओपन वाउंड के फर्स्ट जो उपचार होता है क्या शामिल है? सर्वप्रथम ब्लीडिंग को नियंत्रित करें, रोगी से घाव वाले अंग को स्थिर रखने के लिए कहें, आवश्यकता अनुसार घाव पर ड्रेसिंग करें, उपरोक्त में से सभी। तो देख के ही लग रहा है कि फर्स्ट एड में हम लोग खुले घाव का, फर्स्ट एड में हम लोग सब चीज़ करते हैं। खुले घाव कैसे होता है? डायरेक्ट किसी चीज़ के संपर्क में आने से कट फट जाता है तो ब्लीडिंग होने लगेगा, तो ब्लीडिंग को नियंत्रण करेंगे, समझ गए। जहाँ भी कट फट गया हो उसको नियंत्रण स्थिर रखने के लिए बोलेंगे, ड्रेसिंग करेंगे, इसलिए ऑप्शन डी अपना सही है। 34 है, निम्न में से किस डिजीज को आम बोलचाल की भाषा में आधा सीसी का दर्द भी कहते हैं? आधा सीसी का दर्द आम बोलचाल के भाषा में, समझ रहे हैं। अर्टिकेरिया, माइग्रेन, अस्थमा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। माय डियर, आम बोलचाल की भाषा में अधकपारी जिसको बोलते हैं वह आपका माइग्रेन होता है, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं? आगे है 35, फिस्टुला टर्म से क्या समझते हैं आप? फिस्टुला समझ गए, बहुत अच्छा है। अपर्याप्त रक्त आपूर्ति, गलत। दो ब्लड ऑर्गेन के बीच एबनॉर्मल कम्युनिकेशन, किसी ऑर्गेन का एबनॉर्मल प्रोटर्जन, किसी ऑर्गेन के सिरे पर ब्लिंड एंड की उपस्थिति, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा है, देखिए होता क्या है फिस्टुला में, बता देता हूँ। फिस्टुला में होता यह है कि जैसे एक पाइप ए है, इधर से पाइप ए है, एक पाइप से जो है एक पाइप का रास्ता इधर है, लेकिन होता यह है फिस्टुला में क्या कि फिस्टुला में एक नली नुमा संरचना बन जाता है। जैसे ए, इसका डायरेक्शन इधर का है इस नली का, और इसका डायरेक्शन इधर है, लेकिन होगा ये कि ए डायरेक्शन धीरे धीरे जगह बनाते बनाते इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जो है कनेक्शन कर लेगा, ठीक है। तो ये इसका कनेक्शन अब इसके साथ हो गया, समझ गए। तो ये जो जंक्शन है यही फिस्टुला कहता है, जहाँ पे एक और दूसरा नली जुड़ता है आपस में, वही फिस्टुला होता है, समझ गए। जिसमें यह जो है आपको क्या होता है, दो ऑर्गेन एबनॉर्मल कम्युनिकेशन करने लगता है वहाँ पे, समझ गए।
36 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपको पता है, सबको पता है, बता दीजिए इसमें कौन है। आगे बढ़ता हूँ। 37 है, एम से आप क्या समझते हैं? हमसे पूछ रहा है एम से क्या समझते हैं? दोपहर पूर्व, यदि आपातकाल में आवश्यक हो, कल सुबह, आज रात। तो यह जो है एक देने हैं, एब्रीविएशन है, आप लोग बताइए क्या होगा। ये सब आसान है। आगे है, सब क्यूटेनियस इंजेक्शन कितने डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है? यानी एससी जो होता है कितने डिग्री के एंगल पर हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना? 360 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 15 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो माय डियर जो सब क्यूटेनियस का होता है वह आपका 45 डिग्री, समझ रहे हैं। आगे बढ़ता हूँ। 39 है, लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? जो लीवर है उसमें कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जो है कलेक्ट स्टोर होता है, समझ रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ग्लूकोज नहीं होगा। आगे बढ़ता हूँ। सुक्रोज भी नहीं होगा, गलेक्टोज भी नहीं होगा, ग्लाइकोजन। तो कार्बोहाइड्रेट लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ। 40 है, एसी से क्या समझते हैं? प्रत्येक रात, प्रत्येक सुबह, तुरंत बाद और खाने से पहले। तो एसी आप लोग बता दीजिए, एसी का एब्रीविएशन इसमें क्या होगा, ठीक है। ये सब आसान है। आगे है 41 है, मालिश करने से आप क्या समझते हैं? मालिश, मालिश करने से क्या समझते हैं? रब, रब मतलब मालिश। लंग्स में औषधि युक्त गैस को अंदर खींचने की क्रिया, गलत। किसी मलहम को स्किन पर रगड़ना, यही सही है। किसी ठोस दवा को शरीर के किसी छिद्र में रखना, गलत। किसी द्रव औषधि को बूंदों के रूप में शरीर के गुहा में डालना, गलत। तो स्किन पर रगड़ना ही मलहम का, मालिश का एक मतलब होता है। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा आईवी द्रव का एग्जाम्पल नहीं है? इंट्रा जो आईवी फ्लूइड होता है, जो हम लोग फ्लूइड देते हैं मरीज को, तो इनमें से कौन सा एक उदाहरण नहीं है? तो देखिए 5% डेक्स्ट्रोज, ये तो है भाई, ये तो है द्रव, आईवी द्रव है, ठीक है ना। इंट्रावेन द्रव है। 10% डेक्स्ट्रोज, ये भी है, समझ गए। आरएल ये भी है, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड यह आपका आईवी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ। 43 है, निम्न में से मेडिकल हैंड वॉशिंग के बारे में ट्रू सेंटेंस क्या है? हैंड वॉशिंग के बारे में सही नॉलेज पूछ रहा है, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। हाथ कोहनी के स्तर से ऊपर रखने चाहिए। हाथ जो हो कोहनी के स्तर से ऊपर रखना चाहिए। कोहनी को हाथ के स्तर से ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। कोहनी एवं हाथ को एक ही स्तर पर रखना चाहिए। केवल हाथ धोने चाहिए, कोहनी नहीं, ठीक है। तो यही आपको जो है बताना है। तो माय डियर राइट आंसर क्या होगा? कभी भी हाथ धोने जाएं तो ये ध्यान रखें कि आपका जो एल्बो, जो कोहनी है, हाथ के स्तर से ऊपर होना चाहिए, समझ गए। हाथ के स्तर से ऊपर होना चाहिए, तभी तो आपका हाथ नीचा रहेगा ना। ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ। 44 है, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस के केस में कौन सी सर्जरी की जाती है? तो आपको पता होना चाहिए टॉन्सिलाइटिस क्या होता है। टॉन्सिल का इन्फ्लामेशन, जो आपका टॉन्सिल है गले के आसपास, उसमें बार बार इन्फ्लामेशन होता है, तो उसे रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। इसके लिए जो सर्जरी होता है, टोंगेक्टोमी, गैस्ट्रेक्टोमी, टॉन्सिलेक्टोमी, फेरिंजेटोमी। तो राइट आंसर टॉन्सिलेक्टोमी, ऑप्शन सी, ठीक है। 45 है, पाइलोरोप्लास्टिक में क्या होता है? पाइलोरी प्लास्टिक में क्या होता है? पाइलोरिक एस्फिंक्टर को हल्का सा शिथिल किया जाता है। पाइलोरिक एस्फिंक्टर को हल्का सा संकरा किया जाता है। पाइलोरिक एस्फिंक्टर को रिमूव कर दिया जाता है एंड पाइलोरी एस्फिंक्टर को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? माय डियर देखिए होता क्या है, मैं बता रहा हूँ। पाइलोरोप्लास्टी है, अगर पाइलोरोटोमी रहता तो इसमें बिल्कुल पाइलोरिक एस्फिक्टर को रिमूव कर दिया जाता, अगर पाइलोरोटोमी रहता तो, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्लास्टी है। पाइलोरोप्लास्टिक में होता यह है कि जो जहाँ पे एस्फिंक्टर, जो ये मसल्स है पाइलोरिक मसल्स, वहाँ पे एक डिवाइस के द्वारा एक ले जाया जाता है और वहाँ पे उससे जो है हल्का सा शिथिल जो है कर दिया जाता है, समझ गए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। 46 है, हेमोडायलिसिस के बारे में ट्रू सेंटेंस क्या है? बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट को रिड्यूस करता है, सही बात है। इसमें पेशेंट को विभिन्न पोजीशन प्रोवाइड करते हुए लंग के विभिन्न सेगमेंट, गलत, ठीक है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता से, गलत। इसमें डाई एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद रीनल वेस्कुलर को विजुअलाइज किया जाता है, गलत। तो देखिए हेमोडायलिसिस में बॉडी से जितने भी नाइट्रोजनियस वेस्ट पदार्थ होता है उसको कम किया जाता है, हेमोडायलिसिस के बारे में सत्य है। 47 है, निम्न में से फादर ऑफ सर्जरी किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, चरक, हिपोक्रेट्स, सुश्रुत को किसे कहा जाता है माय डियर? तो फादर ऑफ सर्जरी जो है सुश्रुत को, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। 48 नंबर है,
किसी आबादी या समुदाय में कोई संक्रमित रोग के पहले फर्स्ट केस को क्या कहते हैं? तो अगर किसी गांव में, समुदाय में प्रथम अगर कोई संक्रमण का केस मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग इंडेक्स केस, प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस एंड कैरियर, तो उसे हम लोग जो है बोलते हैं वो प्राइमरी केस बोलते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, प्रथम केस को प्राइमरी। 49 है, सिम्टोमिक फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट हेतु चॉइस ऑफ सर्जरी क्या है? ठीक है ना, सिम्टोमिक जो फाइब्रॉइड हो जाता है तो उसमें जो है हम लोग कौन सा सर्जरी का चॉइस करते हैं? कॉनिजेशन, हिस्टेरेक्टोमी, ऑफरेक्टोमी, बिलरोथवन प्रोसीजर। तो सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड अगर होता है तो उसमें हिस्टेरेक्टोमी जो है सर्जरी चॉइस होता है। आगे है और आज का आखिरी प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से असत्य कथन कौन सी है? असत्य कथन, गलत कथन कौन है? वर्बल कम्युनिकेशन की तुलना में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच्चाई के अधिक नज़दीक होते हैं, गलत। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तुलना में वर्बल कम्युनिकेशन सच्चाई अधिक नज़दीक होता है, सही। फीडबैक देना एवं लेना प्रभावी संप्रेषण का एक जो है महत्वपूर्ण जो है घटक है। ठीक है, तो माय डियर मैं बता दूं ये भी आपका गलत है, फीडबैक दिया जाता है। ठीक है ना। विभिन्न इमोशनल फैक्टर कम्युनिकेशन प्रोसेस को बाधित करते हैं। तो माय डियर यहाँ से पूछ रहा है असत्य कथन। ठीक है ना, असत्य कथन, तो असत्य कथन ऑप्शन बी हो जाएगा, यही अपना सही हो जाएगा। बाकी ये सब सही है, कम्युनिकेशन के लिए ये सब सही है, लेकिन ये वाला मैटर गलत है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैं 50 क्वेश्चन आप लोग को करा दिया हूँ। यहाँ पे वीडियो नंबर 2 समाप्त होता है। जितने भी स्टाफ नर्स के आप लोग कैंडिडेट हो, तैयारी कर रहे हो, मन लगा के करिए, बहुत जल्दी एग्ज़ाम होगा। जितने भी CHO के कैंडिडेट है, फॉर्म अप्लाई आप लोग का अब शुरू हो जाएगा। आप लोग पढ़ाई कीजिए, बेस्ट कीजिए, क्योंकि अब की बार बहाली आपका क्लियर होकर ही रहेगा। इससे पहले 3-4 बार कैंसिल हो गया है, लेकिन अब कुछ जो है कैंसिल होने वाला नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।